एक ही काम, एक ही विद्यालय में एक ही बच्चों को पढ़ाना, और वहां पे बंदे को मिलता है 1 लाख रुपया, एक बंदे को मिलता है 20,000 से 25,000 रुपये। कि समान कार्य के बदले समान वेतन दे। शिक्षक को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, तो वैसी स्थिति में शिक्षक पूरे मनोयोग से बच्चों को पठन पाठन नहीं करवा पाए। सड़क पे बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं और आप शिक्षक बनाए हैं हमको पढ़ाने के लिए, और हमसे अनर्गल काम। पहले सुनते थे ना कि झोला में चलता है कार्यालय, फॉर्म भरने का सेंटर। उस टाइप के विद्यालय खोल करके सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? आप शिक्षक की बहाली क्यों नहीं कर रहे हो वैसे विद्यालयों में? सिर्फ फॉर्म भरने का सेंटर बना दिए हैं, शैक्षणिक गतिविधि शून्य हो जा रहा है। बिल्डिंगें मिल जाएंगी, लेकिन पर्याप्त विषयवार शिक्षक नहीं मिलेगा। अगर शिक्षक पदस्थापित है प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, तो उसको हाई स्कूल में प्रमोट कर दिया गया। स्कूल का भी एजुकेशन ठप और प्राइमरी स्कूल का भी एजुकेशन ठप। कि सरकार का जो नियत है कि गरीब गुरबा के बच्चों को अनपढ़ रखना, क्योंकि अपने हक हकूक अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए, सिर्फ लेटरबाजी, और जब भी चुनावी माहौल आता है या सरकार कुछ दबाव में आता है तो सरकार की तरफ से कुछ रहनुमा लोग लॉलीपॉप फेंक देते हैं कि स्थानांतरण बहुत जल्द कर दिया जाएगा, कभी सॉफ्टवेयर निकाल दिया जाएगा। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है, इन केन प्रकार स्थानांतरण को रोक करके शिक्षकों को प्रताड़ित कर। मुख्यमंत्री जी बिहार के शिक्षकों से कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। उम्मीद फॉर नेशन की जो टीम है लगातार शिक्षा व्यवस्था का जो गिरता हुआ स्तर है उसको दिखलाने का, उसका कारण जानने का प्रयास हमेशा करता रहा है। और जो शिक्षा व्यवस्था के जो बहुत ही अच्छा था हमारे बिहार का, तो आखिर इतना निचला स्तर पर कैसे चला गया। और जो शिक्षक हैं हम उनको दोषी कहीं नहीं ठहराते हैं, व्यवस्था में बहुत सारा दोष है। तो शिक्षक के साथ भी क्या समस्या है, वे आखिर जो उनको जो शिक्षा कार्य के अलावा भी बहुत सारे कामों में लगा दिया जाता है, जैसे कि सर्वे का काम हो या हाल फिलहाल में जो जातिगत जनगणना हो रहा हो। तो आइए हमारे साथ एक शिक्षक नेता है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो शिक्षा व्यवस्था उसका स्तर इतना खराब लगातार क्यों गिरता चला जा रहा है और इन लोगों की समस्या क्या है। तो सबसे पहले उम्मीद फॉर नेशन में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जो आप लोग को शिक्षा देने का तो काम सरकार दिया ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग को बहुत सारा काम लगा दिया जाता है। अभी वर्तमान में जो जनगणना नीति हो रहा है उसमें भी आप लोग को लगा दिया गया है। हम लोग खुद देखे हैं कि बहुत सारी जो महिला टीचर हैं जो जा रहे हैं सर्वे करने के लिए, उनके साथ बहुत सारा समस्या आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? संजीत जी, ऐसा है कि शिक्षक की गुणवत्ता में कहीं से कोई कमी नहीं है। और आपने जैसे बताया कि आप बिहार की शिक्षा प्रणाली पे बहुत सारे आपका चैनल भी कार्य किया है, हम लोग भी देखते आ रहे हैं और समझ बूझ भी रहे हैं कि आप भी जमीनी हकीकत से लोगों को वाकिफ कराते हैं। तो शिक्षकों में कोई कमी नहीं है। अगर कहीं वह शिक्षक अपने कर्तव्य को पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो व्यवस्था में कमी है, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं। और आपने सवाल उठाया कि जनगणना में देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं या सर्वे के काम में काम कर रहे हैं, तो भी मैं कह सकता हूं कि सरकार के द्वारा जितने तरह के काम हो, अगर आप इतिहास उठा करके देखिएगा तो अगर उसमें 100% काम करने की अगर योग्यता किसी सरकारी कर्मियों में है तो वो शिक्षकों में है। चाहे वो बाढ़ की आपदा हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो सुखाड़ का समस्या हो, या पशु गणना करना हो, जनगणना करना हो, बकरी गणना करना हो, घर गणना करना हो, इलेक्शन करवाना हो, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में काम कमर कस के तैयार रहने वाले शिक्षक समुदाय के शिक्षक शिक्षिका बहने ही होती हैं। और वो अपने आप को उन्होंने साबित भी किया है, इसमें कतई शंका नहीं है। आपका चैनल हर बार इस बात को दिखाता भी है। तो शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है। और जो सरकार का नियत है कि सरकारी विद्यालयों में गरीब गुरबा शोषित वर्ग के जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनके अपने बच्चों के प्रति ध्यान कम होता है शिक्षा के प्रति, और वो अपने बच्चों को घर पे गाइडेंस नहीं दे सकते हैं, वैसे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो ये कहने के लिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोक कल्याणकारी सरकारें चलती है, लेकिन सरकार के जो चलाने वाले रहनुमा लोग हैं जो चुन करके आते हैं, उनका नियत कहीं से भी दिखाई नहीं देता है कि गरीब गुरबा शोषित वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ लिख करके अपने अधिकार को प्राप्त करें, अपने सफलता के करीब पहुंचे। उनकी इच्छा प्रतीत नहीं होती है।
नहीं तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, विद्यालयों के लिए बिल्डिंगें मिल जाएंगी, लेकिन पर्याप्त विषयवार शिक्षक नहीं मिलेगा आपको। ये सरकार की पॉलिसी है। अगर शिक्षक पदस्थापित है प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, तो उसको हाई स्कूल में प्रमोट कर दिया गया है कि हाई स्कूल में वो पढ़ाने जाएंगे, डिप्टेशन कर दिया गया है। तो हाई स्कूल का भी एजुकेशन ठप और प्राइमरी स्कूल का भी एजुकेशन ठप। तो ये सरकार की पॉलिसी है और ये नियत पे शंका होती है हमें कि सरकार का जो नियत है कि गरीब गुरबा के बच्चों को अनपढ़ रखना, क्योंकि अपने हक हकूक अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अगर कुछ भी करना है तो शिक्षित कर दीजिए, शिक्षित हो जाएगा आपका बच्चा तो आप अपने अधिकार को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो उस चीज को धत्ता बताने के लिए हमारे जो सत्ता पे बैठे हुए रहनुमा लोग हैं वो कहीं से नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ पाए। सरकारी विद्यालयों में दिखावा करने के लिए बिल्डिंग बना देना या शिक्षकों की लाखों की संख्या में बहाली कर देना, लेकिन शैक्षणिक कार्य से ज्यादा गैर शैक्षणिक काम लेना, ये शिक्षकों से सरकार की मंशा प्रतीत होती है। अच्छा, शिक्षा का तबादला का भी कुछ समस्या आया हुआ था, हमारे सामने भी आया था, तो क्या है आप कुछ उस पर प्रकाश डाल सकते हैं? जैसे बहुत सारा शिक्षक जहां बहाल हुए वहां से चाहते कि पद। बिल्कुल, शिक्षकों के सबसे ज्वलंत अगर कोई समस्या है तो स्थानांतरण है। उनका विद्यालयों में जो पड़े हुए नियोजन इकाई के नाम पे उनका जो शोषण हो रहा है सरकार के द्वारा 2003 से 2006 से कंटिन्यू अपने पंचायतों में बहाल शिक्षक, खास करके शिक्षिका बहनें, दिव्यांग शिक्षक, सरकार ने 2020 में उनके लिए एक पॉलिसी भी लाई थी कि उनको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा, लेकिन उस पे एक कदम भी सरकार का नहीं बढ़ा। सिर्फ लेटरबाजी, और जब भी चुनावी माहौल आता है या सरकार कुछ दबाव में आता है तो सरकार की तरफ से कुछ रहनुमा लोग लॉलीपॉप फेंक देते हैं कि स्थानांतरण बहुत जल्द कर दिया जाएगा, कभी सॉफ्टवेयर निकाल दिया जाएगा तो कभी लेटर आवेदन फॉर्म ले लिया जाएगा, इस तरह की बातें कर दी जाती है। स्थानांतरण को कह सकते हैं कि दूर की कौड़ी बना के रख दिया है इन लोगों ने, ये संभव नहीं दिखाई देता है। अब माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7वें चरण की बहाली के बाद हम स्थानांतरण करेंगे। ये हास्यास्पद स्थिति बन जाती है कि स्थानांतरण की पॉलिसी में कम से कम 3 साल आपको सेवा करना है। जब शिक्षक का पद भर जाएगा नई बहाली से तो स्थानांतरण, जब पद ही रिक्त नहीं रहेगा तो स्थानांतरण होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर वो मैच्योर भी कराना चाहेंगे तो 3 साल सर्विस उनकी होनी ही चाहिए। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है एन केन प्रकारेण स्थानांतरण को रोक करके शिक्षकों को प्रताड़ित करना, तो ये मुझे तो लगता है कि सरकार की जो पॉलिसी है बिहार के नियोजित शिक्षकों से कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के शिक्षकों से कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होते हैं। ये शिक्षकों के बारे में अच्छा सोच नहीं रख रहे हैं। अभी पिछले दिनों हाजीपुर में एक सभा में उन्होंने कहा भी जीविका दीदियों से कि विद्यालयों की जांच करें, जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसको खारिज भी कर दिया है। तो आदेश तो सरकार नहीं दे सकती है कि जीविका दीदी विद्यालयों को जाकर के जांच करेंगे, लेकिन वो प्रोवोक कर रहे हैं शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए कि आप जाइए, उनको हाजिरी काटिए, उनको देखिए। तो ये लोगों की मनोबल बढ़ा करके शिक्षकों को अपमानित करने का कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा जरूर प्रतीत होती है कि शिक्षकों के प्रति कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कोई बदले की भावना के साथ वो शिक्षकों के साथ कार्य करते हैं। अच्छा सर, एक बात और जानना था आपसे कि हम लोग बहुत सारे विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर 2 तरह के टीचर, एक होते हैं कि जो शिक्षक नियोजन से पहले उनका जो बहाली हुआ था परमानेंट वो, और एक शिक्षक नियोजित जो होता है, दोनों का वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। तो समान वेतन के लिए आप लोग क्या कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं? संजीत जी, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है कि विद्यालयों में जब जाइएगा तो 2 तरह के शिक्षक मिलते हैं। एक शिक्षक आपको 20,000 रुपए वाले मिलेंगे और एक शिक्षक 1 लाख रुपए वाले मिलेंगे। तो ये स्थिति माननीय नीतीश कुमार जी की ही देन है बिहार में। मैंने बोला ना कि ड्राइंग कैडर बना करके सरकार ने जो सिस्टम बना दिया और शिक्षकों का शोषण करने का जो नया तरीका इन्होंने छेड़ा है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। ये मनोदशा शिक्षकों को प्रभावित करती है। एक ही काम, एक ही विद्यालय में एक ही बच्चों को पढ़ाना, और वहां पे एक बंदे को मिलता है 1 लाख रुपया, एक बंदे को मिलता है 20,000 से 25,000 रुपया। तो कहीं ना कहीं ये चीज शोषण के दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि बंधुआ मजदूर की तरह उसको मजबूरियों का फायदा उठा करके कि आपको अपने शर्तों के साथ हम बुलाए हैं, आपको नेता तो दिए नहीं। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपको हम बुलाने तो गए नहीं थे, आप आए हैं तो आपको हम बहाल किए हैं, सड़क से उठा करके लाए हैं, तो 20,000 में करवा सकते हैं काम, करवा रहे हैं लोगों से, शिक्षकों से। तो ये स्थिति है
और ये हम शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं दुखद है। और हम अपने आत्मसम्मान को बेच करके, मजबूरियों में आकर के हम बच्चों को पठन पाठन तो कराते हैं, लेकिन कुंठा से ग्रसित भी होते हैं। मार्केट में कहीं भी, समाज में भी जब होता है तो कौन वाले मास्टर साहब आप हैं, ये भी एक शर्मसार करने वाली स्थिति बन जाती है। अच्छा, पुराने वाले हैं, नहीं नहीं, आप तो शिक्षा मित्र वाले हैं, आप तो नया टीईटी वाले हैं। तो ये सारी बातें जो आती है तो बिसजरिया और एक लखिया में बात हो जाती है, तो ये शर्मसार करने वाली है। और जब गुरु आपका कुंठित होगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे छात्र, अच्छे भविष्य के अच्छे नागरिक नहीं मिल पाएंगे। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार को चाहिए कि समान कार्य के बदले समान वेतन दे। शिक्षक को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, तब जब तक शिक्षक खुद खुशहाल नहीं होगा, उसका परिवार खुशहाल नहीं होगा, तो जब तक उसका दिमाग स्वतंत्र होकर के काम करने में सक्षम नहीं होगा। घर पे इलाज के लिए पैसा नहीं है, घर पे गैस भराने के, सिलेंडर भराने का पैसा नहीं है, बच्चों को दूध पिलाने का पैसा नहीं है, तो वैसी स्थिति में शिक्षक पूरे मनोयोग से बच्चों को पठन पाठन नहीं करवा पाए। अच्छा, कभी मान लिया बिहार सरकार आपसे राय लेता है शिक्षक नेता होने के नाते कि बिहार में शिक्षा का सुधार कैसे हो, तो इस पर आपको सरकार को क्या राय देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो शिक्षकों की हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की बहाली हो जानी चाहिए, हर विषयवार शिक्षक की बहाली होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षकों से जो इतने सारे के गैर शैक्षणिक कार्य लिए जा रहे हैं, जो सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, सारे कार्यालय को अगर देखा जाएगा, आप जांच भी कर लीजिएगा, कार्यालय को चलाने वाले आपको शिक्षक ही मिलेंगे। तो ये शर्मनाक स्थिति है। और अगर सुधार करना है तो जितने भी गैर शैक्षणिक काम है, चाहे वो इलेक्शन का काम हो, जनगणना का काम हो, या विभिन्न तरह के विभागों में जो काम सौंपा जाता है, वेतन बनाने का काम, सारा काम शिक्षक। अब क्लर्क क्यों नहीं बहाल कर लेते हैं? सड़क पे बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं और आप शिक्षक बनाए हैं हमको पढ़ाने के लिए, और हमसे अनर्गल काम ले रहे हैं। अब बहाल कर लीजिए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बच्चों को पठन पाठन कराने के लिए शिक्षकों को भी उनका दायित्व का भान होगा। और मुझे लगता है कि अगर दो चीजों पर सरकार स्पष्ट ध्यान दे दे, पूरी तरह शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य करने दे, दूसरा कि उनको विषयवार शिक्षक की बहाली विद्यालयों में कर देनी चाहिए 1 to 12। क्योंकि आपको पता होगा, आपके चैनल ने दिखाया भी था, मैंने देखा भी था वो, कि सरकारी विद्यालय जो पहले 8वां क्लास तक थे वो 10th तक हुए, 10th के बाद +2 हो गए। तो +2 हो गए, लेकिन शिक्षक एक भी नहीं। तो ये जो पहले सुनते थे ना कि झोला में चलता है कार्यालय, फॉर्म भरने का सेंटर, उस टाइप के विद्यालय खोल करके सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? आप शिक्षक की बहाली क्यों नहीं कर रहे हो वैसे विद्यालयों में? सिर्फ फॉर्म भरने का सेंटर बना दिए हैं, शैक्षणिक गतिविधि शून्य हो जा रहा है। तो वैसी स्थिति से दूर करने की आवश्यकता है। 1 to 12 शिक्षकों की पूर्णतः बहाली होनी चाहिए, तब जाकर के सुधार होना चाहिए। सरकार को पहला कि हर विषयवार शिक्षक बहाल कर दे, हर विषय का। उसके बाद सरकार उनको शैक्षणिक कार्य में पूरे मनोयोग से लगाए। उनका आर्थिक जो शोषण सरकार कर रही है वो बंद कर दे, उनको पुराना पेंशन, राज्यकर्मी का दर्जा और समान कार्य समान वेतन दे दे। कहीं से कोई शिक्षक में और शिक्षा के लिए अलग जाने की जरूरत नहीं। प्राइवेट स्कूलों को मात करने की क्षमता बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों में है, क्योंकि आज भी जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो लालायित होते हैं कि मैं भी सरकारी संस्था में बच्चों को पढ़ाऊं, मेरी भी बहाली हो जाए। तो वैसे लोग आए भी हैं सिस्टम में। प्राइवेट स्कूल में बड़े बड़े पढ़ाने वाले शिक्षक आ चुके हैं, लेकिन वो कुंठित मानसिकता के हो चुके हैं, उनको कुंठित कर दिया गया है। क्योंकि एक 80,000, एक को 20,000, तो स्वाभाविक है कि मानसिकता कुंठित होगी, तो हीन भावना से ग्रसित होकर के वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे कि जो शिक्षा का मान सम्मान जो सदियों से चला आ रहा है, आदिकाल से, क्या आपको लगता है कि जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए उसके बाद कुछ शिक्षकों का मान सम्मान में कुछ कमी आया है? मैंने पूर्व में ही कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी शिक्षकों से पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होते हैं, और शिक्षकों के मान सम्मान प्रतिष्ठा को तार तार करने का अगर कोई शासक आपको मिलेगा तो नीतीश कुमार जी ही मिलेंगे। बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई शासक, ऐसा कोई मुख्यमंत्री, ऐसा कोई राजा नहीं मिला होगा जो अपने यहाँ शिक्षकों को मृत कैडर बना दिया है। डाइंग कैडर बनाने वाले भारत के एकमात्र अगर कोई नेता है तो माननीय नीतीश कुमार है, जो शिक्षा के लिए, बिहार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। और उसमें जो भी लोग साथ दे रहे हैं, आज तक जो सत्तासीन लोग हैं या जो पूर्व के सत्ताधारी दल में थे, जिनके रीजन में ये बात आई थी कि शिक्षक पद को डाइंग किया जा रहा है,
तो उनके लिए भी ये शर्म की बात है। और बिहार के सभी बुद्धिजीवियों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि शिक्षक पद को पुनः जीवित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। इसके लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है जो प्रबुद्ध समाज कर सकता है। ये किसी भी सरकार और समाज के लिए शर्मनाक बात है कि शिक्षक जैसे पद को आप डाइंग घोषित कर रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के अस्मिता के साथ, सम्मान के साथ कदम कदम पर खेलते आ रहे हैं। कभी बच्चों को कह देते हैं कि जाकर के मास्टरवा के हाजिरी काट दो, कभी जीविका दीदी को आदेश कर देते हैं, तो कभी ग्रामीणों को कहते हैं। तो जो सम्मान नहीं देगा गुरु को वो कभी सफल नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट है कि सरकार की मंशा तो नहीं है कि शिक्षकों को सम्मान मिले और गरीब के बच्चे न पढ़ पाए, क्योंकि शिक्षक योग होके भी अगर अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार की एक गलत पॉलिसियों का ही खमियाजा है।